हेलो बच्चों। नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जोग्राफिकर था, जोग्राफर, उसने कहा था कि इट इज द क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स द पीपल टू अ पर्टिकुलर लोकेशन प्लेस, बट इट इज द वेदर विच फोर्सेस देम टू लीव। तो यहां पर चूंकि हीट सरप्लस है, यहां ज्यादा गर्मी है, तो यहां की हीट कोशिश करती है कि वो ट्रांसफर हो जाए टू दिस पर्टिकुलर एरिया। इस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाए, यानी हायर हीट सरप्लस एरिया से वो चली जाए हीट डेफिसिट एरिया में। तो अब इमेज बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है? पूरा ये ऐसे बनाकर छोड़ रहा हूं, ठीक है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग खुश होंगे, धांसू होंगे और पढ़ाई भी खूब कर रहे होंगे। एग्जाम्स आप लोगों के एकदम सर पे होंगे। तो ये चैप्टर अपना इकलौता बचा था क्लाइमेट, वेजिटेशन वाला चैप्टर आपको ताना मैम कराने वाली हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मेरे घर में थोड़े फंक्शंस थे जिसकी वजह से मैं इस चैप्टर के साथ डिले हुआ, लेकिन अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी की। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है बच्चों, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर को रटने की कोशिश करी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। हर एक एक शब्द जो आज मैं इस जगह से बोलने वाला हूं वो आप लोगों के लिए मैटर करेगा। एक एक वर्ड का वजन होगा, एक एक वर्ड का यहां पर मतलब होगा, ठीक है? तो हम कुछ भी देखेंगे, अगर कोई भी हवा चल रही है, क्यों चल रही है, बारिश हो रही है, क्यों हो रही है, हम कुछ भी चीज ऐसे रैंडम नहीं पढ़ रहे होंगे। हर एक एक चीज का आज हमको रीजन पता चलेगा। यू विल एंजॉय दिस चैप्टर अगर आप मेरे साथ फॉलो करते रहेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, सिंपल से सिंपल भाषा रखेंगे और बस आप ध्यान लगा के उसको पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल फॉलो करिएगा मुझे। कहीं भी अगर ना समझ में आए, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस चैप्टर को बच्चों बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर के लिए मैंने अपने साथ एनसीईआरटी भी रखी हुई है। आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी मेरे हाथ में है। इंपॉर्टेंटली क्या है कि मैं आपको इन पैराग्राफ वाइज आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है? जहां पर मुझे लगेगा कि आपको उन लाइंस के इन बिटवीन रीड करना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोग जरा किताब निकाल लीजिए अपनी, टेक आउट योर बुक्स। एनसीईआरटी मैं आपको बता देता हूं। इफ यू रीड ऑन पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 का जो लास्ट पैराग्राफ है वहां लिखा हुआ है इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। बस अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में इंडिया लाई करता है। तो ये कैसे लाई करता है? हमें रटना नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का रीजन बस लाई कर रहा है, हम रीजन भी देखेंगे कि इंडिया वहां पर क्यों लाई कर रहा है और कैसे लाई करता है, या फिर वो हवा वहीं से क्यों चलती है। इन सब बातों को हम समझेंगे। एक एक क्वेश्चन का, एक एक सेंटेंस का यहां पर व्हाट, व्हाई और इन सब चीजों में आंसर आपको मिलेगा, ठीक है? शुरू कर दें, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के साथ बैठिए आप लोग, बहुत ही सिंपल चैप्टर से मजा आने वाला है, ठीक है? चलिए, अब यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट की डेफिनेशन दी हुई है और यहां पर क्लाइमेट की डेफिनेशन प्लस वेदर की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशंस यहां दी हुई हैं। तो ये तो आपकी बुकिश डेफिनेशन हो गई कि भैया क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। एग्जाम में पूछेगा यही लिख के आना है। लेकिन आपसे अगर मैं आसान भाषा में पूछूं, बच्चों बताओ क्लाइमेट और वेदर में फर्क क्या है? भाई आप देख रहे हो ना क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, तो दोनों में बेसिक फर्क क्या होता है? बता सकते हो मुझे? बताइए आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक कि बेसिक फर्क क्या है क्लाइमेट और वेदर में? इसका आप मुझे आंसर जरूर लिख के दीजिएगा। लेकिन मैं आपको आसान सी भाषा में अगर समझाऊं कि क्लाइमेट और वेदर में फर्क क्या है, तो मैं आपको एक बहुत ही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जोग्राफिकर था, जोग्राफर, उसने कहा था कि इट इज द क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स द पीपल टू अ पर्टिकुलर लोकेशन प्लेस, बट इट इज द वेदर विच फोर्सेस देम टू लीव। कितनी अच्छी बात बोली उसने। आप शिमला जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट ठंडा होता है। गर्मी की छुट्टी आप शिमला मनाने जाते हैं, क्यों? क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड। बट अगर वहां पर वो हो जाए स्नोफॉल होने की वजह से क्या होता है? रास्ते बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। सो इट इज द वेदर ऑफ द प्लेस जो आप लोगों को फोर्स करता है कि वापस चले चलो, क्योंकि रास्ते बंद होने वाले हैं।
क्लाइमेट इज कॉलिंग यू कि यार गर्मी की छुट्टी है, चलो चलते हैं शिमला घूम के आते हैं, बट वेदर फोर्सेज यू टू लीव। दैट इज द सिंपल मीनिंग, है कि नहीं? तो अगर अब मैं डेफिनेशन देखूं तो क्लाइमेट का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट मतलब एक ओवरऑल पीरियड या बहुत लंबे समय तक अगर कोई टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, वो हो जाता है उस जगह का क्लाइमेट। जैसे शिमला का क्लाइमेट इज कोल्ड क्योंकि टेम्परेचर ज्यादातर वहां पर डाउन रहता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यहां लिखा हुआ है। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही लिखना है कि क्लाइमेट मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सम टोटल। सम टोटल, अब किसका टोटल कर रहे हो आप यहां पर? वेदर कंडीशंस का। जो भी यहां पर वेदर की कंडीशंस हैं, यानी ये वेदर की कंडीशंस, वेदर मतलब जो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, आज गर्मी है, कल सर्दी है, फिर बरसात हो गई, फिर ऐसा हो गया, है ना। तो वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग जल्दी जल्दी, लेकिन क्लाइमेट एक एवरेज पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वेदर कंडीशंस को देखते हैं। जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि शिमला ठंडा रहता है, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस। गॉटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पर क्लाइमेट मतलब सम टोटल किसका? वेदर कंडीशंस का। कैसी वेदर कंडीशंस हैं, एंड वेरिएशंस क्या रहे हैं? वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लॉन्ग पीरियड कितना यहां पर लेते हैं? यूजुअली यहां लेते हैं 30 साल, मोर देन 30 ईयर्स। अगर हम 30 साल के टेम्परेचर को यहां पर वेदर कंडीशंस को देखें तो हम उस जगह का क्लाइमेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यह हुआ कि अगर हमको शिमला का टेम्परेचर क्लाइमेट देखना है कि इट इज कोल्ड है कि नहीं, तो हम पिछले 30 सालों का वहां पर वेदर कंडीशंस देखेंगे और उस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि शिमला का क्लाइमेट कैसा रहता है। वेदर नहीं, शिमला का क्लाइमेट तो कोल्ड है, लेकिन हो सकता है कभी शिमला में बहुत ज्यादा, मतलब शिमला में गर्मी पड़ने लग जाए। तो वेदर इज हॉट एट अ पर्टिकुलर डे, आप घूमने गए, उस दिन वेदर हॉट हो गया, नेक्स्ट डे आप थे, स्नोफॉल हो गया, वेदर ठंडा हो गया। लेकिन वो तो वेदर है, लेकिन क्लाइमेट मतलब ओवरऑल देखोगे तो शिमला इज कूलर। तो आई होप ये आपको सिंपल सा जो मीनिंग है, मैंने आसान सी भाषा में जो आपको बोला है, प्लीज आप इसको लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा फेमस कोड भी है। इट इज, मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, इट इज क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स, इट इज द क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स पीपल टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना। किसी एक जगह पे जाने के लिए वहां का जो क्लाइमेट है वो उसको अट्रैक्ट करता है। लोग जाते क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। इट इज क्लाइमेट विच अट्रैक्ट्स पीपल टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड इट इज द वेदर which forces them to leave, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, या फिर आप इसको समझने के लिए याद रखिएगा कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में क्या फर्क है। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। हम लोग स्लो चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज को बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। तो आई होप अब आपको कभी भी क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है वो दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगर, तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं वेदर और क्लाइमेट के। अब चाहे क्लाइमेट हो चाहे वेदर हो, उनके एलिमेंट्स सेम होते हैं। देखिए पहला एलिमेंट जो यहां लिखा है, 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और इन्हीं 5 एलिमेंट पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स पे। देखिए पहला एलिमेंट जो है पहला एलिमेंट है टेम्परेचर, यानी तापमान। वेदर कैसा है या क्लाइमेट कैसा है ये डिटरमाइन कैसे होता है कि उस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं अभी, ठीक है, आई एम इन दिल्ली राइट नाउ। तो दिल्ली का इस वक्त अगर हम वेदर देखना चाहें या हम समझना चाहें कि दिल्ली का क्या क्लाइमेट है, तो हम उसके टेम्परेचर को देख रहे होंगे। हम देख रहे होंगे यार दिल्ली में आज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस था, तो टेम्परेचर आया कि नहीं आया। टेम्परेचर से हम लोग वेदर को डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आज दिल्ली में गर्मी थी कि दिल्ली में सर्दी थी। लेकिन आप पिछले कुछ लंबे टाइम से देखोगे तो फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी या फरवरी तक आपको दिख रहा होगा यार टेम्परेचर लगातार कम था, है कि नहीं। तो क्लाइमेट कैसा था दिल्ली का, उसको लिए भी आपने टेम्परेचर की हेल्प ली। तो एक एलिमेंट हो गया कि नहीं हो गया टेम्परेचर, याद रखना है सिंपली। तो
अगर आपसे कहे कि भैया कौन सा एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट के लिए, तो आप तापमान तो देखोगे ही ना कि भैया टेम्परेचर क्या चल रहा है, ठीक है, पहला एलिमेंट। सेकंड, दूसरा हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग एपी बोल रहे हैं, एंड विंड, ये दोनों चीजें, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड ये दोनों एक साथ चलते हैं। यानी एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसा है वो डिटरमाइन करेगा कि हवाएं चल रही हैं कि नहीं। समझिएगा बात को, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, प्रेशर कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, और प्रेशर पे ही डिटरमाइन करता है कि हवा चलेगी कि नहीं चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में भी, ठीक है, और पहले ही पढ़ रहे होंगे कि ऐसे हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है। और एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप अगर एक आयरन का रॉड लेके खड़े हुए हैं एक आग के ऊपर, ठीक है, एक आग का फ्लेम है, उस पर आप अगर ये आयरन का रॉड पकड़े हुए हैं तो पहले वो यहाँ हीट करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसका हीटिंग जो है वो यहाँ ट्रांसफर होगा और आप कुछ देर के बाद उस हीट को, उस रॉड को नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो चुका होगा। तो क्या समझ में आता है, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर। क्यों यहाँ हायर टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लेम लगी हुई थी। हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, यही चीज होता है प्रेशर में, ठीक है ना। हीट आप देखोगे प्रेशर हमेशा कैसे होता है, विंड कैसे मूव करेगी, विंड बच्चों हमेशा मूव करेगी फ्रॉम हायर प्रेशर, जहां प्रेशर हायर होगा, फ्रॉम हायर प्रेशर टू कहां जाएगी, लो प्रेशर पे जाएगी, ठीक है। ये है विंड का मूवमेंट। तो विंड्स हमेशा कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में। अब बात ये आती है आप लोगों के लिए कि आप पूछोगे सर हाई प्रेशर कैसे पता चलेगा और लो प्रेशर कैसे पता चलेगा। अभी मैं आपको वो भी सिंपल सी भाषा में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो होपफुली अगर आपको किसी जगह का वेदर डिटरमाइन करना है तो आप वहां की एटमॉस्फेयर के प्रेशर को देखोगे। मान लो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन गया है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन गया है, तो इसी की वजह से, लो प्रेशर के बनने की वजह से तो आपके बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आ जाते हैं। साइक्लोन जानते हो ना, साइक्लोन्स होते हैं। तो साइक्लोन क्यों बनता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवाएं चलने लगती हैं बहुत जोर से, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन ये सब बनने लगते हैं। मॉनसून क्यों आता है इंडिया में, मॉनसून भी आने का रीजन यही होता है कि हमारे यहां इंडिया पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने लगता है। समुंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग हो जाता है और जो इंडिया का जमीन है उस पे प्रेशर अलग हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन यू, अभी आप बस जिस्ट ले लीजिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो वेदर और क्लाइमेट को अगर हमको समझना है तो उसके एलिमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एटमॉस्फेयर क्या है और हवाएं कैसे चल रही हैं। और मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही डिपेंड करता है कि हवा चलेगी कि नहीं चलेगी। जैसे होता है ना, कभी हम लोग कहते हैं अरे हवा ही नहीं चल रही है भाई, हवा ही नहीं चल रही है। तो हवा अगर बिल्कुल नहीं चल रही होती है, इसका मतलब यह होता है बच्चों कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो है ही नहीं, है ना। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा, कोई हाई प्रेशर है कहीं पर, कहीं लो प्रेशर है, तो ऑटोमेटिक विंड विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लो प्रेशर। मैंने आपको बताया हीट भी ऐसी फ्लो करती है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे यहां हवा का सीन है। लेकिन अगर हवा नहीं चलती है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बैठे हैं, घर वाले भी कहते हैं अरे आज हवा ही नहीं चल रही है, आज पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। प्रेशर में डिफरेंसेस होंगे तो ही तो हवा चलेगी। अगर हाई प्रेशर होगा, कहीं लो प्रेशर होगा, तो ही प्रेशर डिफरेंस बनेगा, है कि नहीं, और तभी हवा चलेगी। तो आई होप वेदर और क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पॉइंट भी कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 4, ह्यूमिडिटी। हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, एटमॉस्फेयर में नमी कितनी है, वो भी एक एलिमेंट होता है ये देखने का कि वेदर कैसा है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो हम समझ सकते हैं कि बारिश का सीजन हो रहा है कि नहीं। तो ये भी एक एलिमेंट है ना, जिससे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि वेदर कैसा होगा, हम डिटरमाइन कर रहे हैं क्लाइमेट कैसा होगा। देन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिंपल सी भाषा में होता है बच्चों रेनफॉल, ठीक है। इसको हम लोग रेनफॉल बोलेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो है वो उसको प्रेसिपिटेशन बोलती है। वैसे वर्ड जो है प्रेसिपिटेशन ही सही है, लेकिन इसको आप अगर रेनफॉल लिखते हो तो इट इज नॉट रॉन्ग प्लीज, ठीक है।
बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेशन भी डिटरमाइन करता है कि जगह का, उस पर्टिकुलर जगह का वेदर कैसा है या उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो आई होप ये पांचों एलिमेंट आपको समझ में आ गए। इन्हीं पांचों एलिमेंट पे हमारी सारी बातें इस चैप्टर की हो जाएंगी और मैं आज आपको इन्हीं पांचों एलिमेंट्स पे, इनफैक्ट ह्यूमिडिटी तो नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, हवा चलती क्यों है और प्रेसिपिटेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंटली आप एक बात रियलाइज कर रहे हो कि नहीं, एक बात ये देखो कि यार ये जो टेम्परेचर होता है, देखिएगा टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये दोनों चीजें, या रेनफॉल लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर और रेनफॉल की बात करें तो ये दोनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का वेजिटेशन डिसाइड करते हैं। अभी आप नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर पढ़ने वाले हो मैम से, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि भाई टेम्परेचर और रेनफॉल ये डिटरमाइन करता है कि उस जगह का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, मतलब वहां पर आपको कैसी ग्रासलैंड्स, कैसे जंगल मिलेंगे। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर एक कोई जगह है जहां पर रेनफॉल बहुत हाई है, समझिएगा रेनफॉल उस जगह बहुत होती है, अब जब भी रेनफॉल होगी तो आपको पता है ना कि वो नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा। भाई पानी गिरा अगर मिट्टी के ऊपर तो घास तो निकलनी है, अलग अलग टाइप के यहां पर क्या निकलेंगे, पेड़ पौधे निकलेंगे, है ना। तो रेनफॉल क्या डिटरमाइन करता है कि भैया वहां का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, ये डिटरमाइन कर देता है रेनफॉल, है कि नहीं। और नेचुरल वेजिटेशन क्या डिटरमाइन करता है, अगर आपको पता चल गया यहां नेचुरल वेजिटेशन इस तरीके का है तो समझ में यह आता है कि फिर वहां जानवर कैसे रह रहे होंगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए कहीं रेनफॉल है, हम आते हैं राजस्थान के एरिया में, राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है, राजस्थान में बारिश क्या होती है, कम होती है। अब बारिश कम होती है तो वहां पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, क्या मिलता है नेचुरल, आप समझ रहे हो नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे कैसे हैं, नहीं होते हैं, क्या मिलते हैं वहां पर आपको, कैक्टस, कैक्टस मिलता है मैक्सिमम। और नेचुरल वेजिटेशन कैक्टस ये डिटरमाइन कर रहा है कि वहां के जानवर कैसे होंगे। तो क्या इतनी गर्मी में वहां पर आपको दिखता है कुत्ते बिल्ली दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आपको कैमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक तो ये सिचुएशन हो गई। अब इमेजिन करिए जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे मान लीजिए अखंड रेनफॉल हो रही है, ये मौसम राम का एरिया, चेरापूंजी का एरिया जो मेघालय में पड़ता है, बहुत रेनफॉल होती है वहां पर, ठीक है। या इक्वेटर पे आ जाइए, इक्वेटर पे बच्चों रोज वहां बारिश होती है शाम को 4 बजे, रीजन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन वहां एक्सेसिव रेनफॉल होता है और रेनफॉल होने की वजह से वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन है वहां पर कैसा मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वहां पर आपको ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, हमेशा ऐसे जंगल मिलेंगे जिसमें आपको साल भर पत्तियां और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है अर्थ की। ये ट्रॉपिकल बेल्ट क्या होती है अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये मैं आपको समझा रहा था कि टेम्परेचर और रेनफॉल, भाई देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो यहां जानवर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैमल्स, नॉर्मल जानवर जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लद्दाख में चले जाइए, इफ यू गो इन श्रीनगर, इफ यू आर ईटिंग नॉनवेज, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो मीट गोट होती है, जो गोट का मीट होता है वहां पर वो नहीं आता है। क्यों, क्योंकि गोट कैन नॉट सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। वहां पर आप देखोगे शीप होती है, ठीक है, शीप का वहां पर बेसिकली आपको मीट देखने को मिलता है। तो समझाने का मतलब क्या है कि जहां टेम्परेचर बहुत कम हो गया, बहुत ही लो टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर इज डिटरमाइनिंग कि वहां की जो एनिमल लाइफ है वो कैसी होगी। टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, तो आपको याक देखने को मिलते हैं, पोलर बियर्स देखने को मिलते हैं, है ना। आप एंटार्क्टिका देखो पूरा आइस है, टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में है, जानवर कैसे हैं, पोलर बियर्स। आप इक्वेटर पे आ जाओ, सबसे ज्यादा सूरज की किरणें कहां पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो वहां पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वहां के जानवर कैसे मिलेंगे, अलग तरीके के मिलते हैं। यू वोंट फाइंड पोलर बियर्स इन इक्वेटर एरिया, वो रह नहीं पाएंगे वहां पर। तो टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों डिटरमाइन करता है कि आपका डिटरमाइन करता है कि आपका नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, समझ लिया आप लोगों ने इस चीज को कि टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो कहीं भी है, जैसे आज यहां पर हम लोग बैठे हैं, अब हम सी कोस्ट पे चले आए, मुंबई कोस्ट पे चले जाएंगे, तो मुंबई कोस्ट का टेम्परेचर अलग है, मुंबई कोस्ट का रेनफॉल पैटर्न अलग है। तो बिकॉज टेम्परेचर और रेनफॉल वहां का अलग है, तो वहां पर आपको अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेजिटेशन हमेशा डिटरमाइन करता है, वेजिटेशन मतलब समझ रहे हो, बार बार में वेजिटेशन मतलब हो गया जंगल, किस तरीके के पेड़ पौधे वहां मिलेंगे आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरा, और फोना मतलब जहां पर किस तरह के जानवर मिलेंगे। तो फ्लोरा एंड फोना दे बोथ आर डिटरमाइंड बाय द रेनफॉल एंड द टेम्परेचर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैं बार बार चीजों को रिपीट थोड़ा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, समझना बहुत जरूरी है। जितने तरीके से मैं समझा सकूंगा समझाऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे को कोई तरीका समझ में आ जाए, किसी बच्चे को किसी और तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज में आप पेशेंस रख के सुनते रहिए बस चीजों को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेशन के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों कितने कनेक्टेड है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर और विंड कनेक्टेड है। तो बेसिकली इस लेक्चर में आज हम लोग इन्हीं चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप अपनी एनसीईआरटी का अगर पेज देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर 4 जब स्टार्ट होता है पेज नंबर 26 से, तो 26 में जो पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है छोटा सा, वो सब यहां कंप्लीट हो गया। अब एक चीज वहां पर लिखी हुई है अबाउट मॉनसून। देखिए मॉनसून क्या होता है, देखिए मॉनसून जो है बच्चों, मॉनसून जो है, मॉनसून इज मेड फ्रॉम द अरबिक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं मौसम, मौसम। और इसका मतलब होता है मौसम, जिसको बोलते हैं ये लोग कि इट इज बेसिकली वेदर कंडीशंस, बेसिकली मौसम को कहते हैं। अब आप देखिएगा अपने एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मींस सीजन, ठीक है। तो वेदर कंडीशंस हो गया, सीजन्स हो गए, तो बेसिकली मौसम का मतलब क्या हो गया, सीजन्स। आपका एनसीईआरटी ही यही कहता है, ठीक है। और मॉनसून का अगर आप मतलब देखोगे ना, तो इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, रिवर्सल, पूरा रिवर्स हो जाता है, तो हम बोलते हैं मॉनसून आ गया, ठीक है। अभी हम समझेंगे इस चीज को कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो अब आप इस पे आइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पेज नंबर 26 पे आपको मेरे ख्याल से सारा चीजें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इस चैप्टर का जो पेज है रीड करिएगा उसको। ऊपर से मॉनसून समझाया गया है, मॉनसून क्या होता है, फिर उसके बाद आपको लिखाया हुआ है, देखिए पेज नंबर 26 पे लास्ट पैराग्राफ, लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया सब चीजें, ठीक है। आप जो रीड करेंगे यू विल गेट द सेम थिंग्स, वहां पर आपको लिखी मिल जाएंगी, राइट। आगे देखिए, मैंने पेज नंबर 27 पे आइए। पेज नंबर 27 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, वो कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको मुंबई का एग्जांपल देके समझा दिया, मुंबई कोस्ट पे है तो मैंने आपको उसका पॉइंट देके समझा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये तो पॉइंट हो गया मॉनसून। अब आते हैं हम लोग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली चीजें, या किन किन चीजों से क्लाइमेट कंट्रोल हम कह सकते हैं कंट्रोल, या हम कह सकते हैं डिटरमाइन होता है। कैसे हम बता सकते हैं कोई जगह का क्लाइमेट कैसे होगा, कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, ये चीज हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली यहां पर आप याद रखिएगा कि इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड रिमेंबर दिस, ये वर्ड, ये मॉनसून वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉनसून का मतलब ही होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, विंड्स का रिवर्सल हो जाता है, तो वो आप जरूर याद रखिएगा, रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब ये विंड्स का रिवर्सल कैसे होता है, अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कुछ देर में, ठीक है। चलिए पहले हम समझते हैं कि ये कैसे डिटरमाइन करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल को। नंबर वन, पहली चीज जिससे हम ये बता सकते हैं कि क्लाइमेट कैसा है किसी भी जगह का, वो डिटरमाइन करता है, वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। लैटिट्यूड, फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड पे। अब देखिए सीन क्या है कि जो अर्थ है उसका वो ग्राउंड है, कर्वेचर पे है ना, तो मतलब सन की जो रेज होती हैं वो सब जगह एक साथ नहीं पहुंच पाती हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो है वहां पर जो लैटिट्यूड्स हैं वो डिफर करते हैं। अब एक बार मैं आपको एक काम करता हूं, इसको समझाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा यहां पर पहले एक चीजें बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन बच्चों आपने अगर उनको नहीं समझा तो आपके लिए चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, जरा एक बार समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। देखिए जरा, अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूं आपको।
ये आपकी अर्थ है, अगर बिल्कुल गोला ना बनी हो तो परेशान मत होइएगा, समझ लीजिए अर्थ है, ठीक है। और ये आपका है इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्रीज, ठीक है। ये क्या है हमारा, दिस इज अवर इक्वेटर, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर ये लाइन खींची है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। भाई इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, ये क्या है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब अगर इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो इट इज व्हाट, इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे आएंगे तो क्या होगा, इट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस लाइन, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, समझ में आया। और आप ये लाइन देखिए, ये लाइन क्या होगी, ये है आपकी 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर हो गया ये चीज। अब आपको पता है कि एक लाइन और होती है, दिस, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये लाइन कौन सी होती है, ये होती है 66.5 डिग्री साउथ। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। भाई ये क्या है, दीज आर नथिंग बट लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर भी तो एक लैटिट्यूड ही तो है, इट इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री है, फिर एक लाइन ऊपर जाएगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन, 23.5 डिग्री नॉर्थ आएगा, ठीक है। उसके ऊपर चलते जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ आएगा। देन व्हेन यू विल रीच द नॉर्थ पोल, तो यहां पर इट इज 90 डिग्री नॉर्थ, है कि नहीं। और यहां पर आओगे साउथ पोल पे, इट इज 90 डिग्री साउथ। तो आई होप ये आपको दोनों बातें क्लियर हो गई। समझिएगा अब यहां पर क्या बता रहा हूं आपको मैं। देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है रीजन, देखिए ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस, इमेजिन करना है आपको। ये जो रीजन दिख रहा है, यहां हो क्या रहा है कि अब देखिए, ये समझ लीजिए दिस इज दी सन, ये समझ लीजिए कि यहां पर ये है सन, ठीक है। अब बताइए सन की सबसे ज्यादा रेस कहां पड़ रही होंगी, सबसे कम रेस तो यहां पड़ती है। देखो ये देखो कितना दूर सन की रेस को ट्रैवल करना पड़ रहा है, सन की रेस को इतना दूर तक ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसीलिए देखिए पोल्स के पास बर्फ होती है, क्योंकि वहां पर सन की रेस नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन सन की रेस जो है वो मैक्सिमम पहुंचती हैं एट द इक्वेटर। इस एरिया में आपको सन की रेस जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलेंगी, ये वाली एरिया में। और बिकॉज सन की रेस यहां मैक्सिमम होती हैं, तो ये वो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, यानी 0 डिग्री के ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 0 के नीचे आओगे 23.5 डिग्री साउथ, तो ये वो रीजन है जहां पर आपको दिखेगा कि दिस इज अ रीजन जहां पर जो एनर्जी है, या फिर हम कह सकते हैं हीट है, हीट। भाई सन की एनर्जी आ रही है ना, तो क्या देगा, हीट देगा। तो इक्वेटर के इस एरिया में यू विल फाइंड इट इज हीट सरप्लस, है कि नहीं, यहां हीट सरप्लस में है कि नहीं, क्योंकि सारी हीट तो सन की आपको इसी बेल्ट में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा हीटिंग जो है वो यहीं पर देखने को मिलती है, लेकिन सबसे हीट कम कहां मिलेगी देखने को, इस एरिया में, है कि नहीं। यहां पर क्या सन की रेस पहुंच पा रही है जितनी यहां पहुंचती हैं, या जितनी इंटेंसिटी से यहां पहुंच रही होंगी, क्या उतनी इंटेंसिटी से यहां पहुंचेंगी, नहीं, क्योंकि सन की रेस को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। और अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो सनलाइट उतनी डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, ये जो एरियाज है, ये वाला एरिया यहां पर और ये वाला, ये हीट डेफिसिट होता है, ठीक है। यहां क्या है, यहां हीट नहीं है, समझिएगा जरा, ये भी क्या है, हीट डेफिसिट है। तो बच्चों अब आप जरा सोचो, ये वाला एरिया हीट सरप्लस में है यहां पर, एंड भूलिएगा नहीं हमारा इंडिया भी यहीं पर कहीं लाई करता है, ऐसे हम लोग ऐसे ही लाई करते हैं यहां पर, ठीक है ना। रिमेंबर आपको अगर याद हो तो, ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा यहां पर इंडिया होता है, हम यहीं पर कहीं लाई करते हैं, दिस इज श्रीलंका। हमारा आपको लोकेशन पता होगा, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 97 डिग्री ऐसे ऊपर तक जाता है, 68 डिग्री तक, ठीक है, वॉट एवर इट इज, आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये वो एरिया है, हम लोग कहां लाई कर रहे हैं, यहां पर हम लोग लाई करते हैं इन दी ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। अब समझ में आया, मैं बताता हूं आपको। तो ये वाला एरिया जो है ये क्या है, हीट सरप्लस है, ये वाले एरियाज क्या है, हीट डेफिसिट है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है, यहां टेम्परेचर बहुत लो है, तो हमेशा चीजें जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम स्टेबलाइज हो जाएं। तो यहां पर चूंकि हीट सरप्लस है, यहां ज्यादा गर्मी है, तो यहां की हीट कोशिश करती है कि वो ट्रांसफर हो जाए टू दिस पर्टिकुलर एरिया। इस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाए, यानी हायर हीट सरप्लस एरिया से वो चली जाए हीट डेफिसिट एरिया में। तो अब सवाल ये उठता है कि हीट इस एरिया से इन एरियाज में जाएगी कैसे,
समझ रहे हो बात? हाउ विल हीट ट्रेवल फ्रॉम द एरियाज ऑफ सरप्लस टू द एरियाज ऑफ डेफिसिट? तो ये हीट का मूवमेंट जब भी आप देखोगे, ये जो मूवमेंट है हीट का फ्रॉम दिस एरिया ऑफ द अर्थ टू दीज एरियाज, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है थ्रू द हेल्प ऑफ विंड्स। हवा की मदद से गर्मी जो है, हीट जो है, वो यहां से वहां जाएगी। और दूसरा ओशंस, ओशन में चलते हैं ओशन करेंट्स, ठीक है? तो ये दो तरीके होते हैं, दीज आर द टू वेज जिससे हमारी हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द एरियाज ऑफ सरप्लस हीट टू एरियाज ऑफ वेयर द हीट इज डेफिसिट। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? कैसे हवा जो है, गर्मी यहां सबसे ज्यादा पड़ रही है, कैसे यहां की गर्मी पोल्स तक ट्रांसफर होगी, कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ विंड्स, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा अपने साथ हीट को उड़ा ले जाती है। और सिमिलरली हमारे यहाँ जो अर्थ है वो मैक्सिमम आप देखोगे ज्यादातर पानी से है ना? पानी है, तो पानी पे क्या होता है? ओशन में क्या मिलता है? करंट्स होते हैं, ओशन करंट्स होते हैं, यानी ओशन के ऊपर जो हवाएं चलती हैं। भाई देखिए, समुद्र का पानी है, स्टैग्नेंट तो है नहीं, बह ही रहा है, तो बेसिकली ये पूरा बहता क्यों है? बिकॉज ऑफ द करंट्स। तो करंट मतलब यहां पर क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, ठीक है? तो ओशन की वाटर और विंड्स की वजह से जो हीट है वो यहां से इस एरियाज में ट्रांसफर हो जाती है। अब हैविंग अंडरस्टूड दिस पोर्शन, अब मैं आपको थोड़ा सा नामकरण करूंगा कि कौन सी जगह कैसी कहलाती है। देखिए, फिर से देखिए, अब देखिए, मैं आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों नहीं बनाया पहले से, मैं पीपीटी बना लेता और सर्किल एक अच्छा सा बन जाता, लेकिन मुझे मजा नहीं आता है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है खुद से बनाओ। एक टीचर की स्किल तो यही होगी ना कि वही बनाओ खाली आके। हालांकि इट इज अ स्मार्ट बोर्ड, अलग अलग अप्रोच हो सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, बट देखिए चलिए, तो बेसिकली यहां पर हम देखने वाले हैं, ये अर्थ है और अर्थ का आपको ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर, ठीक है? ये इक्वेटर है एंड दिस इज 0 डिग्रीज इक्वेटर, ठीक बात है? चलिए ठीक बात है, समझ में आ गया। और याद रखिएगा कि यहां पर आपका सन है, ये है आपका सन, ठीक है? अब देखिएगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। और ये जो लाइन है ये क्या थी? ये हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक बात है? ये लाइन हो गई, ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ, ठीक बात है? ये लाइन हो गई, मैंने बताया आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां जो लाइन खिंच गई दिस इज 66.5 डिग्री साउथ, ये साउथ हो गया, ठीक है? और ये आपके पोल्स हो गए, दीज आर योर नॉर्थ पोल एंड ये हो गया आपका साउथ पोल। अब देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा नामकरण करेंगे चीजों का, समझ में आ जाएगा, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, प्लीज सी। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और 23.5 डिग्री साउथ तक, इस जोन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज टॉरिड जोन, टॉरिड, ठीक है? ये जोन कहलाता है हमारा टॉरिड, टॉरिड जोन। टॉरिड्स का मतलब ही यहां पर ये हो गया कि गरम, हीट, गरम जोन। तो ये टॉरिड जोन है, तो ये भी टॉरिड जोन है कि नहीं भाई? इक्वेटर के ऊपर और नीचे एक ही जैसा तापमान तो होगा, सन की जो रेज है वो मैक्सिमम इसी एरिया से पड़ती हैं, है कि नहीं? उसके बाद देखिए सन की रेज को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ज्यादातर गर्मी जो है, पूरा एरिया गर्म जो है वो यही वाला होता है। उसके बाद आप ये वाला एरिया देखिए भाई, ये तो हो गया हीट जोन, टॉरिड जोन, जहां बहुत गर्मी है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ये वाले जोन की, तो दिस जोन इज बेसिकली ठंडा, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, समझने के लिए बता रहा हूं बच्चों आपको। और ये इसको बोलेंगे हम लोग फ्रिजिड जोन, ये भी अपना क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब देखिए, ये बहुत गर्म जोन है, ये बहुत ठंडा जोन है, तो बीच में कैसा होगा? कुछ मिक्सचर होगा ना, कि यहां से गर्मी जब ऊपर बढ़ रही होगी, धीमे धीमे गर्मी कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, और कम हुई और कम हुई, और यहां ठंडी हो गई, ऐसे ही होगा ना। तो बीच वाले जोन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, प्लीज सी, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है? ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन। अब देखिए, मैं आपको यहां क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्यों ये डायग्राम बनाया, मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया? इस वजह से, जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को, और मैंने अभी लैटिट्यूड लिखा था फिर मिटा दिया।
आपके एनसीईआरटी में सीधे वहीं दिया हुआ है, लेकिन बच्चों लैटिट्यूड क्यों, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। वो इस वजह से, देखिए ये जो है ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड समझते हो ना आप, वो सारी लाइंस जो हॉरिजॉन्टली ऐसे रन करती हैं अर्थ पे, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और वो सारी लाइन जो लंबी लंबी ऐसे रन करती हैं उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आपने ये चीज पढ़ ली है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने इसको चीजें पढ़ना शुरू कर दी थी, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यार ये जो लैटिट्यूड है ना, देखो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड, इसको देखो आप। अब लैटिट्यूड अगर कोई जगह आपकी इस जगह लाई करती है, कोई प्लेस है अगर वो यहां पर लाई करता है, तो क्लाइमेट कैसा होगा वहां पर, बहुत गर्म होगा। मैं आपको भी बताना चाह रहा था ना, आप अपने एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 27 पे क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर 6 चीजें दी गई हैं। अब मैं आपको वो 6 चीजें लिखाऊंगा और फिर मैं इस डायग्राम पे वापस आऊंगा। देखिए जरा कौन कौन सी 6 चीजें हैं। डिटरमाइनिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे, या फिर क्लाइमेट कंट्रोल कैसे। क्लाइमेट कंट्रोल के नाम से हेडिंग है, लेकिन यहां क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब यह है कि हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी जगह का या कहीं भी टेम्परेचर या फिर उसका वेदर या क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है, वो समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या था, फर्स्ट पॉइंट था यहां पर, पॉइंट नंबर 1 इज लैटिट्यूड, इट इज लैटिट्यूड, ठीक बात है, समझ में आ गया लैटिट्यूड। दूसरा पॉइंट देखिए, अभी मैं समझाऊंगा लैटिट्यूड कैसे हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, लैटिट्यूड के साथ साथ दूसरा पॉइंट होता है एल्टीट्यूड का, हाइट। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो डायग्राम हम पढ़ चुके हैं ना, तो अब आपको ये पॉइंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। एल्टीट्यूड, पॉइंट नंबर 3 देखिए, थर्ड पॉइंट यू विल फाइंड दैट इट इज पीडब्ल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला नहीं बच्चों, अब ये पीडब्ल्यू मैंने बनाया ताकि आपको याद रहे। पीडब्ल्यू बेसिकली क्या हो गया, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर और डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंड्स। और मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेशर ही डिटरमाइन करता है कि हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, मैंने आपको बताया था। ये देखिए प्रेशर ही डिटरमाइन कर रहा है, हाई प्रेशर, अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो ही हवा चल रही होंगी, अगर प्रेशर में डिफरेंसेस नहीं होंगे तो हवा नहीं चलती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहां पर पीडब्ल्यू थर्ड फैक्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितना डिस्टेंस है यह भी डिटरमाइन करता है किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा या वहां का वेदर कंडीशंस किस तरह की होंगी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप देखोगे एक होता है ओशन करेंट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओशन करेंट्स। फिफ्थ पॉइंट ओशन करेंट्स, ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया। और इसके अलावा आप देखोगे एल्टीट्यूड हो गया, ये सब हो गया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके तहत आपको याद होना चाहिए कि एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको 5 नंबर में आ सकता है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं हमारे क्लाइमेट को, ठीक है, या क्लाइमेटिक कंट्रोल किन चीजों में होता है। तो अब आप अपने इनको देखिए एनसीईआरटी को, और वहां पर क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर आपको बोल्ड हेडिंग से चीजें लिखी हुई हैं। दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, ओशन करेंट्स, एंड एक फीचर और मैं यहां मिस कर गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर मतलब ये हो गया कि वहां की जमीन कैसी है, रिलीफ फीचर्स, पहाड़ हैं कि प्लेन्स हैं, इस पर डिटरमाइन करता है। ये 6 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होगा। अब जरा समझिए जो मैंने आपको ये डायग्राम्स बनाए हैं, ये वाले, ये वाला, इन दोनों डायग्राम से वो सारे जो 6 पॉइंट हैं सबके सब क्लियर हो जाएंगे। 2 मिनट सुन लीजिए बस। देखिए पहला मैंने क्या बोला, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा क्लाइमेट के बारे में, लैटिट्यूड की मदद से। अब कैसे, जरा देखिए लैटिट्यूड की मदद कैसे। अगर कोई लोकेशन है, अगर कोई जगह है, अगर वो यहां लाई कर रही है मान लीजिए इस जगह पे, तो भैया लैटिट्यूड कौन सा है, वो 0 डिग्री। यहां पर अर्थ की रेस सबसे ज्यादा तेज पड़ती है, सबसे ज्यादा 90 डिग्री से पड़ती है, देख लीजिए आप, सबसे 90 डिग्री यहीं पर होता है ना। तो ये एरिया जो होगा सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो क्लाइमेट कैसे होगा यहाँ का, हॉट होगा, है। और अगर मान लीजिए यही जगह आपकी कहीं यहां पर लाई करती है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, रशिया आपको मिलेगा इस जगह पे, यूएसए मिलेगा इतनी हाइट पे आपको, तो वहां का टेम्परेचर कैसा होगा,
कैसा क्लाइमेट होगा उस जगह का, हाउ विल यू डिटरमाइन कि भैया यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड। तो चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऊपर है लैटिट्यूड, ऊपर लोकेटेड है, तो उसका लैटिट्यूड कहां पर है, ठंडी जगह पे है। इस वजह से वहां पर आपको रशिया में या फिर आपको जो पूरा एरिया है दैट इज यूरोप का, वो पूरा ठंडा दिखता है, क्योंकि यूरोप कहां लाई कर रहा है, यूरोप आपको समवेयर यहां पर लाई करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए हीट सरप्लस था, हीट डेफिसिट है। अब देखिए कैसे मैंने बनाया है, थोड़ा मैंने बीच वाले में लिया है, थोड़ा मैं ऊपर ले गया हूं। तो बेसिकली मैंने कुछ इस तरह का बना दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या किया है आपने, ऐसे कैसे बना दिया। तो यस बच्चों, ऐसा क्या होता है कि देखिए ऐसा तो है नहीं कोई लाइन खींच दी हो, ये लाइन आपको अर्थ पे तो दिखेगी नहीं भाई। पहले बहुत गर्म वाला जोन था, धीमे धीमे गर्मी कम होगी ना भाई। यहाँ गर्म था, थोड़ा गर्मी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हुई, टेम्परेट जोन आया, और कम हुई, और कम हुई, और कम हुई, फिर ठंडी हो गई। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तक एकदम गर्म होगा और एक बार की यहाँ से यहाँ पहुंचोगे आपको एकदम ठंडी लगने लगेगी, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर याद रखना है आपको। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एक्चुअली डिटरमाइनिंग कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। यहां पर आप लाई कर रहे हो तो आपका क्लाइमेट ठंडा होगा, आप यहां लाई कर रहे हो आपका क्लाइमेट गर्म होगा। आप टॉरेट जोन में हो, आप हीटिंग वाले एरिया में हो, आप यहां लाई कर रहे हो आपका टेम्परेचर कैसा है, फ्रिजिड जोन में हो, आपका टेम्परेचर ठंडा होगा, ठीक है। तो ये आपको फुली समझ में आ गया, इसीलिए मैंने यहां पर ये डायग्राम दोनों बनवाए थे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, एल्टीट्यूड। अब एक तो हो गया लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड समझिए क्या होता है। मैंने बताया आपको एल्टीट्यूड के लिए कि बच्चों जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी जमीन है, दिस इज योर अर्थ, ठीक है। अब अर्थ पे मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग जैसे अभी यूपी के एरिया में हो या हम दिल्ली के एरिया में है, तो इट इज अ प्लेन, ठीक है। बट इफ यू विल मूव फ्रॉम, सपोज दिस इज योर दिल्ली, ये दिल्ली है, ठीक है, यहां पर। अब आप दिल्ली से आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, और जब आप नॉर्थ को बढ़ रहे हैं तो आपकी जमीन कुछ ऐसी होती जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है, और कुछ आपकी जमीन ये हो गई। अब आप ये पहुंच गए, देखो श्रीनगर कश्मीर पहुंच गए, ठीक है। मान लीजिए ये आपके हिमालयाज हो गए, समझिएगा, ये आपके हो गए हिमालयाज। तो आप दिल्ली से निकले, चलो भाई घूम के आते हैं, रात में निकलते हैं, सुबह मनाली पहुंच जाएंगे। तो आप तो निकले दिल्ली से बढ़िया बाय रोड, लेकिन आपकी रोड यहां पर जमीन थोड़ा फिर उठने लग गई, ऐसे होने लग गई, एंड देन यू फाइनली रीच योर पोजीशन, सपोज यहां मनाली लोकेटेड था। तो आप देखिए आप कहां से कहां पहुंच गए। आपका पहले एल्टीट्यूड आप यहां पर थे, लेकिन अब आपके एल्टीट्यूड में यहां से अगर आप देखेंगे ये तो देखिए इतना चेंज हो गया आपके एल्टीट्यूड में। दिस इज द चेंज इन योर एल्टीट्यूड, है कि नहीं। तो जब एल्टीट्यूड में चेंज होगा तो डेफिनेटली क्या बात है, डेफिनेट सी बात है कि वहां पर देयर विल बी अ चेंज इन दी टेम्परेचर ऑल्सो, देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, होगा कि नहीं होगा भाई। यहां पर देखिए दिल्ली है, दिल्ली में क्या हो रहा है, सन की रेस पड़ रही है, मान लीजिए सन की रेस जैसे पड़ी दिल्ली पे, सन की रेस पड़ने से क्या हुआ, यहां पर हवा जो है वो गर्म हो गई। हवा यहाँ गर्म हो गई तो क्या होता है, जब हवा गर्म होती है तो हवा बच्चों जब गर्म हो जाती है तो ठंडी वो हल्की हो जाती है। जब हवा हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। जब वो ऊपर उठती है तो क्या होता है, व्हेन इट मूव्स अपवर्ड, तो हवा ऊपर जाने के बाद ठंडी होने लगती है, ठीक है भाई। क्योंकि जमीन पे थी, सन ने क्या किया, सन ने जमीन को हीट कर दिया। जब सन ने जमीन को हीट किया तो जमीन के ऊपर वाली जो हवा थी, इमेजिन दिस इज योर अर्थ, दिस इज जमीन, जो जमीन के ऊपर, ये जमीन है, जमीन के जो ऊपर हवा होगी वो भी सन की हीटिंग से क्या हो गई, गर्म हो गई। और जब हवा गर्म हो जाती है तो क्या होता है कि वो हवा हल्की हो जाती है, और जब हवा हल्की हो जाती है तो हवा ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और जब हवा ऊपर पहुंच जाती है तो वहां पर जाके वो ठंडी हो जाती है। और जब ठंडी होती है तो वो यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर हवा गर्म थी, आप यहां पहुंचे तो यहां पर हवा ठंडी मिल रही है। यानी अगर इफ दिस इज मनाली तो आपको यहां पर ठंडी हवा देखने को मिल रही है। तो मनाली का टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तो एल्टीट्यूड भी जो है वो क्लाइमेट को यहां पर डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं, ये एल्टीट्यूड भी डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 पे आइए। अब देखिए जरा, अब मैंने बोला पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला नहीं, यानी प्रेशर विंड्स। प्रेशर विंड्स की बारे में बात करें तो अब देखिए क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए पहले जरा कि होता क्या है, प्रेशर विंड्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए दिस इज दी, ये आपका एक जगह है, ये आपकी लैंड का पोर्शन है, ठीक है, दिस इज योर लैंड, ठीक है। अब इस जगह पे सन की बहुत ज्यादा, यहां पर थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, हाँ। तो मान लीजिए ये है आपकी, ओहो, ये है आपका लैंड का पोर्शन, ठीक है।
अब यहां मान लीजिए सन की रेस पड़ रही है, जमीन है आपकी, इमेजिन कर लीजिए अपने घर के आसपास कि आप जहां बैठे हुए वहां पर सन की रेस पड़ रही है। जब सन की रेस वहां पड़ेगी तो ये वाला जो एरिया है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा, ये जमीन हीट हो जाएगी। और जब जमीन हीट हो जाएगी तो जमीन के ऊपर जो हवा होगी वो भी हवा क्या होगी, हीट हो जाएगी। जब हवा हीट होगी तो मैंने आपको क्या बताया कि हवा हल्की हो जाती है, और जब हवा हल्की हो जाएगी तो जो हवा इस लैंड के ऊपर होगी वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। समझ में आया ये चीज आपको, ऊपर उठना स्टार्ट हो गई। जब हवा ऊपर उठती है तो एक टाइम के बाद वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वो हवा ऐसे नीचे आने लगती है। ठंडी हुई और फिर वो ऐसे मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद वो हवा ठंडी हो जाती है। और जब हवा ठंडी हो जाती है तो हवा फिर से भारी हो जाती है, और जब भारी हो जाती है हवा तो स्टार्ट्स डिसेंडिंग डाउन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब हीटिंग हुआ, बहुत ज्यादा हीट कर दिया इस एरिया को, तो हीट होने की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो हवा थी वो हवा क्या हो गई, हल्की हो गई। हवा हल्की हो गई तो क्या हो गई, हवा ऊपर उठ गई। यार जब हवा ऊपर उठ गई तो ये बताओ इस जगह पे प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया लो प्रेशर। भाई यहां प्रेशर बचा ही नहीं, लो प्रेशर का एरिया हो गया ये तो, है कि नहीं। देखो जरा लो प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा आप लोग मुझे। भाई यहां पर कोई प्रेशर है क्या, इस जमीन पे कोई प्रेशर नहीं है, जितना भी हवा थी वो सब ऊपर उठ गई थी। लेकिन जो ये हवा नीचे आ रही है, ये वाली हवा, ये हवा जो नीचे आ रही है, ये कहीं ना कहीं नीचे आएगी कि नहीं आएगी। भाई मान लो यहां पर नीचे आ गई हवा, ठीक है, अब जरा देखना ये क्या हो रहा है, यहां पर ये हवा नीचे आ गई, और ऐसे ही ये वाली हवा भी नीचे आ जाएगी एक टाइम के बाद। अब जब ये हवा नीचे आ रही है यार, तो ये बताओ इस जगह पर जो जमीन होगी, ये वाली जगह पर जमीन जो होगी, यहां पर प्रेशर कैसा होगा। भाई हवा ऊपर से आ रही है ना, हवा का वजन आ रहा है ना, तो हवा अगर आ रही है तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कोई चीज ऊपर से गिर रही है, प्रेशर ज्यादा लगा रही होगी जमीन के ऊपर, तो बेसिकली ये वाला जो एरिया होगा वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन बिटवीन दी लाइंस, एक एक लाइन में लिख के चली गई एनसीईआरटी। आपने बच्चों नहीं पढ़ा समझा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। तो जब हवा नीचे आ रही है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये हवा नीचे आ रही है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी जमीन पे, फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, हाई प्रेशर का एरिया हो गया। ये क्या हो गया, लो प्रेशर का एरिया हो गया। सिमिलरली इस जगह भी ऐसे ही हो रहा होगा, यहां पर भी हवा आ रही है तो ये भी हाई प्रेशर का एरिया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक बात है। तो यार ये बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया, हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। हीट कैसे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होती है। तो भैया यहां पर यही तो हो रहा है, ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। तो मैंने क्या बताया, हवा कब चलेगी, जब भी प्रेशर में डिफरेंस होगा। हवा कब चलेगी, रिमेंबर दिस पॉइंट, कब हवा कब चलती है, जब प्रेशर में डिफरेंस होता है। अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं है तो मैंने आपको बताया कि फिर हवा नहीं चलती है। हम लोग कहते हैं ना हवा नहीं चल रही है आज, इसका मतलब प्रेशरों में डिफरेंस नहीं है। मतलब आपके घर के पास एक लो प्रेशर एरिया बना है, आप छत पे खड़े हो गए, बहुत ताजी ताजी हवा आ रही है भैया, बहुत मजा आ रहा है। क्यों आ रही है हवा, अब समझ में आएगा। आप अब जब से आप अपने छतों पे जाएंगे और अगर आपको हवा चलती हुई दिखी ना, तो समझ जाना कि आपके घर के पास या आपके घर पे एक लो प्रेशर बना हुआ है कि नहीं, और कहीं दूर पे हाई प्रेशर बना हुआ है। तो हवा कहां से कहां चलती है, एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। अब देखो हवा ऐसे चलने लगी, हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। तो अगर आपका यहां पर घर था, अगर आप यहां रह रहे थे, समझिएगा, अगर आप इस जगह पर रह रहे थे तो अब आपके तरफ सारी हवाएं आ रही हैं और आपको हवा चलती हुई दिखती है। समझ में आ गया। तो वो एक गाना नहीं है, क्यों चलती है पवन, बिकॉज ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन। ठीक है, और कोई गाना समझ लेना, कुछ और बोल रहा हो, ऐसी बकवास है वो तो सब। क्यों चलती है पवन, तो पवन इसलिए चलती है। समझ में आया, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, और बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि रेवोल्यूशन की वजह से भी होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बोला क्यों चलती है पवन, बिकॉज ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि अब आपको जब भी घर के बाहर खड़े होने पे हवा लगेगी कि यार हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर में डिफरेंस बना हुआ है कहीं ना कहीं। आपके ऊपर या तो लो प्रेशर का जोन है, उससे क्या होगा, हाई प्रेशर से हवाएं सब लो प्रेशर पे आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ,
प्रेशर की वजह से, यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से विंड चलने लगी। तो अब आप जरा देखो यह क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला, यहां क्या लिखा है, कैसे पता चलेगा क्लाइमेट कैसा है, प्रेशर की वजह से और विंड की वजह से। प्रेशर में डिफरेंस हुआ तो विंड अपने आप चलेंगी। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? इसी वजह से बच्चों मैंने आपको टाइम दिया कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में। ये मेरा यहां पर फर्ज था कि आप लोगों को मैं इतना जरूर समझाऊं ताकि आप लोग एनसीईआरटी को इन बिटवीन द लाइंस पढ़ सको। अब मैं आपको अगर पढ़ दूं ना तो आप देखिए, एनसीईआरटी का पेज खोलो, पेज नंबर 27। अब वहां लिखा हुआ है पेज नंबर 27 में जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल के जो पैराग्राफ 2 है वहां देखो, जहां से लिखा हुआ है द प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब जरा रीड करो, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है। देखो मैं पढ़ रहा हूं इसको, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो प्रेशर और विंड सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। वही मैंने आपको यहां पर इस पिक्चर के थ्रू बताया। भाई देखो, अगर आपका जमीन में आप कहीं रह रहे हो, अगर मान लो आप ऐसे जगह रहते हो जहां पर लैंड है, ठीक है, ये लो प्रेशर का एरिया हो जाएगा, वहां पर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा अगर हीट ज्यादा है तो। और अगर मान लो हीट कम है तो ये वाला प्रेशर हाई प्रेशर हो जाता, ये वाला लो प्रेशर हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली देखो, बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड, आप अगर इस लैटिट्यूड पे हो, इमेजिन से लिखिएगा, अगर आप इस लैटिट्यूड पे हो, ये वाले लैटिट्यूड पे, तो डेफिनेटली यहां हीटिंग ज्यादा हो रही होगी। यहां हीटिंग होती है तो यहां पर क्या होगा, ये लो प्रेशर बेल्ट होगा। और बच्चों होता यही है, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये इक्वेटर का एरिया है ना, ये इक्वेटर के एरिया के क्या होता है, सबसे ज्यादा यहां पर हीटिंग होती है। बिकॉज यहां सबसे ज्यादा हीटिंग होती है, इसलिए ये एक लो प्रेशर बेल्ट होता है। इसको आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट्स अ लो प्रेशर बेल्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर, ठीक है, इक्वेटोरियल इसको बोला जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अलग से नहीं है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक बात है। अब जरा देखिए, सबसे ज्यादा हीटिंग चूंकि यहां पर हो रही थी, इस वजह से क्या हुआ, हीटिंग हुई तो उसके ऊपर की जमीन क्या हुई, गर्म हो गई। हवा, जमीन गर्म हुई तो क्या हुआ, जमीन के ऊपर की हवा गर्म हो गई। हवा गर्म हुई तो क्या हुआ, वो हवा हल्की हो गई। हवा हल्की हो गई तो क्या होगा, हवा ऊपर उठ जाएगी। हर जगह एक थ्योरी लगेगी, और जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो इस जगह कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि कोई हवा नीचे तो आ नहीं रही है, सब ऊपर ही जा रही है, तो उस जमीन पे प्रेशर भी नहीं रह गया, इस वजह से वो लो प्रेशर हो गया, है कि नहीं। अब आप देखिए, थोड़ा सा आप यहां पहुंचेंगे, यहां तक तो क्या होगा, यहां तक क्योंकि इंटेंस हीटिंग हो रही है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरा आपको लो प्रेशर बेल्ट मिल रहा है, पूरा इट्स अ लो प्रेशर, क्योंकि सबसे ज्यादा हीटिंग तो यहीं पर हो रही है। अब आप सोचो, ये जो एरिया है ये वाला, अब आप कहोगे सर ट्रॉपिक, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक्स, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक्स। क्यों ट्रॉपिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये वाला लाइन को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जरा ये बताओ, मैं क्यों उसको बोल रहा हूं यहां पर ट्रॉपिक्स, क्योंकि ये वाला एरिया दोनों ट्रॉपिक लाइंस के बीच में लाई करता है, इस वजह से इसको मैं ट्रॉपिक्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा हीटिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही इस लाइन को हम क्रॉस करेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार एक बार की गर्म है, यहां पर पहुंचते एक बार की ठंडा हो जाएगा। देयर विल बी अ ट्रांजिशन फेज, धीमे धीमे गर्मी खत्म हो रही होगी, ठीक है। तो ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज, इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं समझाया कि सब ट्रॉपिकल लाई कहां करता है। मैं आपको इसी से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बच्चे, आपको रटना नहीं है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट ये वाला हो गया, ये हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर पे है, लो प्रेशर मतलब क्योंकि वहां पर हवा सारी ऊपर उठ रही है, हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हवा सारी ऊपर उठ गई। यहां पर आओगे तो सब ट्रॉपिकल, देखो है ये ट्रॉपिकल लेकिन सब ट्रॉपिकल, क्यों, क्योंकि हम ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, हम लोग टेम्परेट की तरफ बढ़ चुके हैं, इस वजह से उसको सब ट्रॉपिकल बोल दिया। समझ में आया। अब जरा कमिंग बैक टू दिस, अब जरा देखो आप यहां पर थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे, प्रेशर एंड विंड, पेज नंबर 27 पे, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो वो तो हो ही रहा है, टेम्परेचर भी फर्क पड़ रहा है लैटिट्यूड से, यहां पर हो गर्मी बहुत है, यहां पर हो ठंड बहुत है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, ये कहां लिखा है देख लो जरा, मैं बता दे रहा हूं कहां लिखा हुआ है। देखो पेज नंबर 27, सबसे राइट साइड देखो, पेज के सेकंड वाले कॉलम में 27 नंबर पेज पे सबसे नीचे लास्ट पैराग्राफ, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, वहां पर ये लिखा है। सेकंड लाइन लिखो, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है कि नहीं। अब आप सोचो सर ये क्या बोल दिया, अगर आपको कोई टीचर ना समझाया, आपको ना बताया जाए कि बच्चों ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लाई कहां कर रहा है, वो यहां पर लाई करता है। और क्यों लाई कर रहा है वो समझ में आ गया, भाई ट्रॉपिकल तो यहां से यहां तक हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया, लेकिन जब ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिकल क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन ट्रॉपिक्स की है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। लेकिन जब हम ट्रॉपिक से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं हल्का सा सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों हाई प्रेशर, वो आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, वरना लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। बस समझना इतना है यार, सोचो यहां पर लो प्रेशर हो रहा होगा क्योंकि यहां हीटिंग बहुत ज्यादा है, यहां हीटिंग कम हो रही है, तो जब हीटिंग कम हो रही होगी तो वहां की हवा कम गर्म होगी, कम गर्म हवा होगी तो कम ऊपर तक जाएगी, जाएगी नहीं हो सकता है ना। तो वहां हवा डिसेंड कर रही है, इस जगह पे इस एरिया में हवा जो यहां से उठती है, सपोज हवा ऐसे उठी, ठीक है, ये अर्थ है, हवा ऐसे उठी, हवा उठने के बाद जब ठंडी हुई तो ऐसे जाके यहां डिसेंड कर जाती है, ठीक है ना। यहां से उठी ऐसे, भाई देखो यहां पर सन की गर्मी पड़ी, हवा जमीन है, ये जमीन पे हवा थी, हवा यहां पर गर्म हो गई, ये हवा गर्म होने के बाद हल्की हो गई, हल्की हो गई तो हवा ऊपर उड़ गई, जब हवा ऊपर उड़ गई तो ये ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद थोड़ा ऊपर गई और फिर यहां पर डिसेंड कर गई। तो बिकॉज यहां हवा डिसेंड कर रही होती है तो इसलिए वहां पर हाई प्रेशर होने लगता है और यहां पर लो प्रेशर होता है। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस वन, यस। फोर्थ है डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होता है, देखिए अगर आप समुद्र के नजदीक हैं तो क्या होगा, सिंपल सी भाषा है, जरा समझ लीजिए इसको भी, हर चीज मैं समझाऊंगा आपको, हर चीज, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये एक्चुअली एक स्लाइड यहां मिस हो गई है तो इसको मैं छोड़ ही दे रहा हूं, अदरवाइज आप लोग पीडीएफ में मैं उस स्लाइड को काट दूंगा, ठीक है। अब जरा देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे है, देखिए मैटर कैसे करता है। ये है अपना इंडिया, मान लीजिए दिस इज अवर इंडिया, आई होप इंडिया थोड़ा ठीक बना होगा, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं अपने भारत को। ठीक है, अच्छा लग रहा है अब इंडिया। चलिए समझ लीजिए, समझने के लिए काफी है। तो बेसिकली यहां पर मुंबई लाई करता है, दिस इज मुंबई, ये हमारा है मुंबई, बाहर लिख लेते हैं, अंदर अभी क्या है हमको हवाएं चलानी पड़ेंगी ना। ये है हमारा यहां पर मुंबई। अब देखिएगा क्या हो रहा है यार, ये बताओ सन की किरणें पड़ रही हैं, कहां पर पड़ेंगी, इंडिया में पड़ेगी। जब सन की किरणें इंडिया में पड़ेंगी, आपको बात पता है कि लैंड जल्दी हीट होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो जब सन की किरणें अगर इंडिया पे पड़ रही हैं तो इंडिया के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। भाई ये आपका अरेबियन सी है, दिस इज योर अरेबियन सी, ये पानी है और ये भी पानी है, बे ऑफ बंगाल, है कि नहीं, ये दोनों पानी है, सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर जब गर्मी पड़ रही है, जब सूरज की किरणें पड़ी तो जितनी हवा आपको दिख रही है इंडिया के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो गर्म हो जाएगी। जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो हवा क्या करती है, ऊपर उठ जाती है। जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा, इंडिया एक बन जाएगा लो प्रेशर का जोन, एलपी से लिख रहा हूं मैं, इंडिया विल बी अ लो प्रेशर जोन। अब अगर यहां लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर कहां पर है यार, ये बताओ, ये वाला एरिया क्या होगा, हीट हो जाएगा कि नहीं होगा। सन की किरणें पड़ रही हैं, हीट हो जाएगा, जमीन ज्यादा हीट करती है। अगर आप कोई चट्टान पे बैठ कर देखो ऐसे ही दोपहर में 12 बजे मई जून के महीने में बैठ नहीं पाओगे सर आप, लेकिन
पानी में एक बार को आप बैठ सकते हो। तो मतलब भाई सूरज की किरणें तो यहां पर भी पड़ रही होंगी ना अरेबियन सी पे, यहां पर वाटर है, तो वाटर इतना हीट नहीं हुआ होगा, तो वाटर कम हीट होगा, ये लैंड जो है वो ज्यादा हीट हो जाती है, तो लैंड के ऊपर जो है जो हवा होगी वो ज्यादा गर्म हो जाएगी इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ये वाला एरिया में जो हवा होगी वो ज्यादा गर्म होने की वजह से ज्यादा हल्की हो जाएगी, तो ज्यादा ऊपर उठ जाएगी, मतलब ये उठेगी। लेकिन जो पानी के ऊपर हवाएं हैं वो उतनी गर्म नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर हवा जो थी, पानी इतना गर्म नहीं हुआ जितना जमीन हो जाती है। इस वजह से ये जो है एक हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। दिस इज अ हाई प्रेशर जोन। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया, हवाएं कैसे चलती हैं, एयर विंड मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर। और बच्चों यही रीजन होता है, हवाएं ऐसे चलना शुरू हो जाती है, ये ऐसे चलती है हवा, ये हवा चलती है, और यही हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मॉनसून। इस तरह से भारत में मॉनसून दस्तक दे देता है जून के महीने में। ये होता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। समझ में आ गया भारत में मॉनसून कैसे आता है? अब इमेजिन करिए कि कोई जगह मुंबई है, वो यहां पर है, राइट? तो यार एक चीज और होती है, दैट इज कॉल्ड एज, आपने पढ़ा होगा, लैंड ब्रीज होता है एक चीज, लैंड ब्रीज, ठीक है, और एक चीज होती है सी ब्रीज। ये भी आपने पढ़ी होगी बचपन और जब छोटी क्लासेस में। तो यार ये बताओ कि जब रोज क्या होता होगा, रोज मुंबई में होता ये होगा कि यार जमीन जो मुंबई की होगी वो गर्म हो जाती होगी, और जो पानी की जमीन है या पानी के ऊपर जो हवा है वो कम गर्म होती होगी। तो हमेशा क्या होता है कि हवा जो है वो दिन के टाइम में, बिकॉज दिन में ये हाई प्रेशर बन जाता होगा, मुंबई एक लो प्रेशर बनता होगा, तो हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे जाती होंगी हमेशा, ठीक है ना? हवा हमेशा ऐसे मूव कर रही होती होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पे। इस वजह से जो है दिन में आप देखोगे यू विल गेट सम लैंड ब्रीजेस, सी ब्रीजेस, सी की तरफ से ब्रीज आती है, ठीक है। लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन पानी ठंडा नहीं होता, पानी कंपैरेटिवली गर्म रहता है। तो पानी गर्म रहेगा, पानी के ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी। तो यहां पर रात में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, रात में ये लो प्रेशर बन जाता है और मुंबई के ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है। तो हवाएं फिर ऐसे चलने लगती हैं, रात में उल्टी हवाएं चलती है मुंबई में। तो होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब यहां ये है कि अगर आप सी के किनारे हैं तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखिए कितनी वेरी करती है, ठीक है, कितना वेरी कर रहा है क्लाइमेट कंडीशंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी ये मैटर करता है। अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे तो क्या आप समुद्र के पास हैं, ये जो लैंड ब्रीज सी ब्रीज देखने को मिल रही है आपको, क्या ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी? नहीं, ठीक है ना। तो यही आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे सी से, क्या लिखा हुआ है, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस डिक्रीजेज, उसका इन्फ्लुएंस, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज होगा, एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मतलब क्या होता है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, जमकर ठंडी पड़े, क्यों? क्योंकि ये समुंदर से बहुत दूर है। लेकिन अगर आप समुंदर के पास होते हो, मुंबई में आप देखोगे ना, मुंबई में यू वोंट फाइंड मच ऑफ सर्दी, या बहुत गर्मी या बहुत सर्दी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेली बेसिस पे आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज देखने को मिलता है, जो वहां की क्लाइमेट को लगातार चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा एक तो, ठीक है, लैंड ब्रीज सी, ये डिस्टेंस फ्रॉम सी आपको याद रखना है। ये हो गया। अब आता है ओशन करंट्स। ये मैं आपको समझा चुका हूं, क्या मैंने बताया आपको ओशन करंट्स के लिए, कि भैया हीट जोन, ये जो होता है जोन, ये वाला जो जोन है देखिएगा, ये यहां से हवा कहां जानी है, हीट डेफिसिट के एरिया में जानी है। भाई ये हीट सरप्लस है और ये हीट डेफिसिट है। हमेशा कोशिश ये रहती है मदर नेचर अर्थ की कि हम अपने आप को स्टेबल कर लें, इक्विलिब्रियम बना लें। तो यहाँ चूंकि ज़्यादा हीट है, यहाँ कम हीट है, तो ये लोग, ये हवा गर्मी क्या कोशिश करती है कि ज़्यादा हीट वाले एरिया से हम कम हीट वाले एरिया में चले जाएं। और वो जाने का तरीका क्या होता है, विंड्स और ओशन करंट्स। विंड्स मैंने आपको बता दिया कैसे चलती हैं, कैसे चलती है पवन, वो मैंने आपको बता दिया। ओशन करंट्स की मदद से भी क्या होता है कि ये हवाएं जो है जाती है। अब जरा एक बार देखिएगा, मैं आपको एक रफ इमेज खाली बना के बता देता हूं कि कैसे ये चीजें होती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको वर्ल्ड का मैप बना के दे रहा हूं, ठीक है, वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं हम। ये है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है आपका साउथ अमेरिका का एरिया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, ये आपका सेंट्रल अमेरिका, एंड देन यू हैव दी साउथ अमेरिका, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज योर, सॉरी ये आपका हो गया। अब आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरह से आपको जाएगा, ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बगल में आपको यहां मिलेगा कहीं आके इंडिया,
ठीक है, ये आपको मिल गया इंडिया। अब देखिएगा जरा क्या हो रहा है, और यहां पर इक्वेटर कुछ ऐसे निकल रहा है, ठीक है। एक रफ में डायग्राम बना रहा हूं, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन आपको ये चीज थोड़ा पता होनी चाहिए। थोड़ा सा जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका ऊपर लाई करता है, यहां कहीं लाई करता है, ठीक है। ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। दिस इज मैक्सिको, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ऐसे लाइक कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यहां पर फिर आपको दिखेगा ये है आपका सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका के बाद यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर, ये आपका यहां पर कुछ ऐसे सेंट्रल अमेरिका होता है, एंड देन यू हैव साउथ अमेरिका। तो आई होप ये आपको थोड़ा रफ इमेज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह से निकल रहा होता है इक्वेटर, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर होता क्या है कि कुछ ओशन में ये सब बाकी बचा हुआ ओशन है ना, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, राइट। यहां पर आप देखोगे ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, दिस वन इज योर पैसिफिक ओशन हो गया। तो इन ओशंस में भी आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहां पर कुछ करंट्स चलते हैं, कुछ हवाएं, भाई पानी है, पानी के ऊपर हवा चलती होगी, उन हवा की वजह से भी पानी जो है वो मूव करता है। जब पानी मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो करंट का मूवमेंट, पानी को बोल देते हैं हम लोग करंट्स, ओशन करंट चल रहे हैं। तो बेसिकली आप यहां देखोगे ना कि कुछ कुछ करंट चलती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यार ये जो है, ये तो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के ऊपर आपको दिस पर्टिकुलर एरिया, ये आपको देखने को मिलेगा, दिस इज एंटायरली ऊपर पूरा खत्म हो जाएगा, ये है आपका पूरा यूरोप का एरिया, ठीक है, यूरोप है ये, मैं रफ इमेज बना रहा हूं आपको, यूरोप। तो होता क्या है कि यहां से एक ऐसे करंट चलता है, ठीक है, ये करंट का मूवमेंट होता है यहां से ये, ठीक है, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे मूव कर जाता है ये, राइट। अब यहां पर आप देखिए जरा, ये थोड़ा सा आपको बस ये समझना है कि हाँ एक रफ इमेज है, और ये ऐसे मूव करने के बाद ऐसे निकल जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के, ये ऐसे मूव करता है करंट, ठीक है। ये पानी, ये मूवमेंट है, यहां पर लंदन है, दिस इज लंदन। तो होता क्या है कि लंदन या यूरोप के बाकी जितने भी पोर्ट्स होते हैं सर्दियों में वो बंद हो जाते हैं। क्यों सर्दियों में बंद क्यों होते हैं वहां पर? क्योंकि भैया बर्फ जम जाती है, बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो पोर्ट है लंदन का, वो 12 महीने खुला रहता है। रीजन ये है कि वहां पर ये जो करंट है ना पानी का, ओशन करंट, ये एक वार्म करंट है। बच्चों ये सब आपकी किताबों में दिया हुआ है, अलग से नहीं पढ़ रहे हम लोग। ये एक वार्म करंट है, ये ऊपर जाता है, तो इस वजह से लंदन के पोर्ट को ये गर्म रखता है। ये वाला वार्म करंट देखो ऐसे जा रहा है, ये लंदन के पोर्ट को गर्म रखेगा, जिसकी वजह से लंदन का जो पोर्ट है वो 12 महीने ऑपरेट होता रहता है। तो ओशन करंट्स भी क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये एक ओशन करंट है, ये लंदन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। ऐसे हमारे पूरे अर्थ प्लैनेट पे बहुत सारे करंट चलते हैं, एक दो नहीं है, बहुत करंट है। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा आप लोग, टाइटैनिक जब डूब गया था, आप लोगों ने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, सुना होगा आपने उसके बारे में, ठीक है। टाइटैनिक डूबा था, है ना, क्यों? क्योंकि आइसबर्ग दिखा नहीं था। अब ये बताइएगा आप लोग मुझे कि उसके ड्राइवर को, जो शिप का जो गार्ड चला रहा था, उसको आइसबर्ग क्यों नहीं दिखा? भाई आइसबर्ग छोटा बड़ा थोड़ी था, इतना बड़ा आइसबर्ग था, फिर भी नहीं दिखा। ऐसा भी नहीं था कि वो सो रहा है, ये मतलब कि कमेंट में कह रहे वो सो रहा होगा, अरे भैया उसने बहुत नशा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं लिखिएगा। मतलब कुछ है, ये बताइए कि क्यों, वाई उस टाइटैनिक शिप के ड्राइवर को आइसबर्ग नहीं दिखा। उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट्स में पढ़ूंगा आप लोगों के, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए क्यों आप लोगों को लगता है कि वो आइसबर्ग नहीं दिखा था उसको, ठीक है। तो देखिए करंट्स, और इसका आंसर करंट से रिलेटेड है, देखिए इसलिए बता रहा हूं आपको, करंट से ही रिलेटेड उसका आंसर है। टाइटैनिक क्यों डूबा, उसका रीजन था करंट्स, ठीक है। अभी मैं उसको बाद में आऊंगा। तो देखिए ओशन करंट्स भी जो है वो भी किसी ना किसी जगह के लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब ये एक वार्म करंट है, ये जहां जहां बगल बगल से निकलेगा ना इन कंट्रीज के, उन सब जगहों को ये वार्म रखेगा, वो सारे जगह वार्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीजें क्योंकि हम लोग आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में हम लोग एल नीनो, ला नीना ये सब पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को ये वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओशन करंट्स किस तरह से हमारा टेम्परेचर को यहाँ पर डिटरमाइन करता है। फिर हो गया रिलीफ। रिलीफ फीचर तो आपका एग्जांपल यहाँ पर है, देखो अगर पहाड़ होंगे तो रिलीफ फीचर डिटरमाइन करेगा कि क्लाइमेट कैसा होगा। पहाड़ नहीं है, दिल्ली है, नॉर्मल प्लेन एरिया है, तो रिलीफ फीचर अलग डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो अब आप एनसीईआरटी में आइए जरा अपने, और पेज नंबर 27 का जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। आई होप
ठीक है, इंडियाज क्लाइमेट। अब वहां देखिए हेडिंग लिखी है लैटिट्यूड, मैंने आपको पढ़ा दिया ये लैटिट्यूड, आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर वही सब चीजें मिलेंगी आपको जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो उसको आप ऐड ऑन करिएगा। सॉरी, देखिए यहां लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास करता है, तो ये भारत के एकदम बीचों बीच से पास करेगा, रण ऑफ कच्छ से निकलता है। और इंडिया मतलब अगर हम ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लें तो रण ऑफ कच्छ से शुरू होता है, ये पास होना स्टार्ट करता है एंड इट गोज, और उधर ईस्ट में कहां से क्रॉस होता है, इट क्रॉसेस फ्रॉम दी मिजोरम। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, यू गो ऑन गूगल और गूगल पे आप लिखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट्स, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं यहां पर आपको होमवर्क दे रहा हूं, जरा लिख लीजिए इसको होमवर्क को। ठीक है, लिखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट्स, भारत की कौन कौन सी स्टेट्स है ये पास होता है, इसके आपको मुझे लिस्ट बतानी है इन द कमेंट सेक्शन। 8 स्टेट्स हैं जिससे निकलता है, वो आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए, बाकी देखिए उसमें वही चीजें लिखी है जो मैं आपको आगे आएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। अब मैं आपको ना बताता कि बच्चों ये ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है तो आप क्या समझ पाते, मैं आपको ना बताता कि ये ट्रॉपिकल एरिया है, इनको ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिक्स कह लीजिए या इसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोल लें, ट्रॉपिकल बेल्ट कह लें, ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है, एक ही बात है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, अब देखिए ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, यानी अपना इंडिया कहां था, ये है ऑल द रिमेनिंग, ये तो रफ इमेज है, एक्चुअली इंडिया अपना इससे और ऊपर जाता है, कहीं यहां तक जाता है। तो ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक्स क्या लिखा हुआ है, लाइज इन दी सब ट्रॉपिक्स। तो ये देखिए सब ट्रॉपिक्स आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो सब ट्रॉपिकल बेल्ट लिखा हुआ है, मैंने सब चीजें मैंने बच्चों लिखी हुई हैं आपको, सब चीजें मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन करी। अब आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा इन नोट्स के साथ तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड मैंने आपको समझा दिया। फिर लिखा हुआ है प्रेशर विंड्स, प्रेशर विंड में देखिए बुलेट से 3 पॉइंट लिखे हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, ये मैंने आपको बताया कैसे हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पढ़िएगा इस चैप्टर को, रीड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है अपर एयर सर्कुलेशंस और फिर है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब इन 3 पॉइंट्स को हम लोग समझ के आज चैप्टर को यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ही समझना है। अब देखिए जरा, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, मैं आपको ये समझा चुका हूं किस तरह से ये प्रेशर विंड्स चलती हैं। तो वहां क्या लिखा हुआ है, प्रेशर विंड्स या एंड सरफेस विंड्स। तो भैया ये सरफेस विंड्स तो हैं, ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, ये जो विंड चल रही हैं इनको हम बोलेंगे सरफेस विंड्स। ठीक है ना, और ये सरफेस विंड्स क्यों चल रही हैं याद कर लो, आधी रात को भी कोई अगर हिला के पूछे ना क्यों चलती हैं तो बताना पड़ेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, चूंकि प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है इस वजह से हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, बात है, समझ में आ गया ये चीज, सरफेस विंड्स। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो बुलेट का दिया हुआ है उसको देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, अपर एयर सर्कुलेशन। अब जरा समझना अपर एयर सर्कुलेशन क्या होगा, मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं। देखो अपर एयर सर्कुलेशन मतलब ये हो गया कि एक हवाएं तो होती है जो जमीन पे चल रही हैं, ठीक है, जमीन पे चल रही हैं, लेकिन क्या होता है कुछ हवाएं होती हैं जो आसमान में बहुत ऊपर चलती हैं। ठीक है, अब उनमें क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इमेजिन दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार यहां पर तो हिमालयज है ना अपने, यार हिमालय कुछ ऐसे होंगे ना भाई, ये तो अपना बोर्ड ऐसे है, एक्चुअली अर्थ कैसी है, अर्थ तो ऐसी है, इसको आपको बोर्ड को ऐसे घुमाना पड़ेगा। और जब आप अर्थ को ऐसे देखोगे, समझना अगर आप अर्थ को साइड से देख रहे हो सामने से, यानी इसको हम अगर लिटाल दें तो यहां पर जो हिमालयज होंगे वो आपको ऐसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, हिमालय ऐसे दिखेंगे ना, और ये बाकी फिर जमीन ऐसे हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। यही है ना अपना इंडिया इस तरीके से भाई। और ये चाइना हो गया फॉर एग्जांपल, ये चाइना है, ये इंडिया का साथ, ये इंडिया का पोर्शन है, यहां पर आपको हिमालयज दिख रहे हैं, ये आपको हिमालय दिख रहे हैं, और फिर आपको यहां पर आते आते आपको दिखा यार ये दिल्ली आ गया। ठीक है, दिल्ली से ऊपर बढ़े तो ये आपका पूरा हिमालय का जोन हो गया, मतलब दिल्ली और दिल्ली से ऊपर गए हिमालय, तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब जरा समझना हो क्या रहा है कि जब हवाएं ऊपर तो चलती हैं ऊपर, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन। तो अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब यहां पर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, ये भाई ये हवा देखिए गर्म हुई ऊपर गई, ऊपर कहां जा रही है, आसमान में जा रही है ना, अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, यही है। तो देखो यहां पर जाने के बाद ये हवा ऐसे ठंडी हो जाती है,
यार ये तो मैंने खाली एक पॉइंट बताया है। अब इमेजिन करो कि यार ये लो प्रेशर तो और भी जगह बने होंगे ना, यहां पर भी लो प्रेशर होगा, यहां पर तो क्या हो रहा होगा भाई, कहीं और से हवा ऐसे डिसेंड हो रही होगी इसके ऊपर, ठीक है ना, कहीं और से भी तो हवा डिसेंड हो रही होगी ऐसे, भाई यहां पर कहीं और बना होगा ऐसे, यहां पर देखो यहां जो हवा डिसेंड हो रही है ऐसे, ये भी तो कहीं और से आ रही होगी ना, यहां से आ रही होगी ऐसे, तो यहां पर भी कहीं आप देखोगे साइड साइड में देयर विल बी सम लो प्रेशर, तो वो वाली हाई प्रेशर की हवाएं कहां जा रही होंगी, वो उस लो प्रेशर पे जा रही होंगी, ये हाई प्रेशर की हवाएं कहां जा रही होंगी, उस लो प्रेशर पे जा रही होंगी। तो बेसिकली यहां पर अपर एयर सर्कुलेशन इनको बोलते हैं। देखो एक सेल का फॉर्मेशन दिख रहा है, ऐसे हवा ऊपर जा रही है, ऐसे मोड़ रही है, नीचे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ये आ रही है, ये आ रही है, ये, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया अपर एयर सर्कुलेशंस, है कि नहीं, सर्कुलेशंस का CS लिख रहा हूं, सर्कुलेशंस। ये हो गई हमारी सरफेस विंड्स जो खाली हॉरिजॉन्टल चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा देखो ये हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, ठंडी हुई, नीचे आ गई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ये हो गए हमारे अपर एयर सर्कुलेशंस। क्लियर हो गया। सर्दियों में अब क्या होता है इंडिया में, जरा एक पॉइंट और देखो, सर्दियों में क्या होता है कि हमारे जो दिल्ली में सर्दी पड़ती है, या फिर जो वेस्टर्न इंडिया में सर्द पड़ती है, ये पड़ती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों, क्योंकि ये हवाएं जो आती हैं ये वेस्ट से चलती हैं, ये हवाएं जो हैं वेस्ट से चल रही होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उनको इसलिए बोलते हैं। तो चूंकि मेडिटेरेनियन से चलना शुरू करती हैं हवाएं, और ये हवाएं चलते चलते आती हैं इंडिया, जब ये इंडिया पहुंचती हैं तो यहां पर बेसिकली आप देखोगे ये दो विंग में डिवाइड, ये मतलब ये इंडिया पहुंच गई, तो जो हमको शीत लहर चलती दिखती है ना, शीत लहरें जो यूपी बिहार के एरिया में मिलेगी, वो बिकॉज ऑफ कहां का है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्लियर हो गया, वेस्ट से हवा आती है इसलिए उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और बचा है, देखिए मैंने नीचे समझा दिया आपको, थर्ड बुलेट था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इसको आप रीड करिएगा सेम चीजें मिलेंगी। अपर एयर सर्कुलेशंस में आपको समझा चुका हूं, अपर एयर सर्कुलेशन आप पढ़ोगे ना पेज नंबर 28 पे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, अब वहां पर बता रहा हूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अगर आपने जब ये समझ लिया ना कि कैसे मानसून आता है कैसे नहीं, तो अब आपके लिए और चीजें आसान हो गई। ये क्वेश्चन करके आइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो जरा मैं आपको समझा रहा हूं क्या हो रहा है, देखो दो इमेज बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, पूरा ये ऐसे बनाकर छोड़ रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक इमेज यहां देख लो आप लोग, ठीक है। अब जरा देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि समर सीजन में क्या होता है इंडिया में और विंटर सीजन में क्या होता है, ये समझना है हमको। पेज नंबर 28 के जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम दिया है उसमें यही लिखा हुआ है। अब जरा समझना क्या हो रहा है, देखो देखिए क्या हो रहा है। हैविंग अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि भैया जब जमीन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जमीन जल्दी गर्म होती है और पानी कम गर्म होता है, तो ये क्या है, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी, ठीक बात है। दिस इज बे ऑफ बंगाल, BOB, ये है क्या अपना अरेबियन सी, ठीक है, और ये क्या है बे ऑफ बंगाल। समझिए क्या हो रहा है। अब देखना जरा क्या होता है, देखो हो क्या रहा है कि यार जब ये वाला एरिया इंडिया पे जब धूप पड़ी, जब यहां इंडिया, अब देखिए एक बात याद है ना, इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं आपको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं उसको, ताकि आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बनवा सकूं। ओहो, तो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ ऐसे आपको निकलते हुए दिखेगा, ये ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है, इधर भी आपको कुछ ऐसे निकलते हुए दिखेगा। रफ इमेज है, आप लोग घर पे अपने बुक्स में खोल के अच्छे से देखिएगा। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कौन सी लाइन हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली यहां पर हो गई, ये यहां पर श्रीलंका होता है, और श्रीलंका के नीचे से यहां से क्या निकलता है,
ये निकलता है यहां से इक्वेटर, ये पूरा इक्वेटर है, यहां श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। अब जरा देखो जरा क्या हो रहा है, समझना आपको, वो समझना है। मैंने क्या बताया आपको कि इस पेज पे लिखा क्या है, देखिए जरा, यहां लिखा हुआ है कि समर और विंटर में क्या होता है। तो देखिए समर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन में एक्चुअली ये जो एरिया है इंडिया का, जो अर्थ है इंडिया, जो जमीन है इंडिया की, जमीन जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा उस पर हीट पड़ती है। हीट पड़ने की वजह से क्या होता है, ये एरिया बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होगा कि जो हवा उस जमीन के ऊपर होगी वो गर्म हो जाएगी, और जब वो हवा गर्म हो जाएगी तो हवा हल्की हो जाएगी, और जब हवा हल्की हो जाती है तो हवा ऊपर उठ जाएगी। हवा ऊपर उठने से क्या होगा, ये एक लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। LP लिख दिया मैंने, लो प्रेशर, ठीक है, मिटा देते हैं, फुल लिख देते हैं। ये एक क्या हो गया, ये एक लो प्रेशर का जोन बन गया। अब जब ये लो प्रेशर बन गया तो मैंने क्या बताया था कि जमीन जो है वो जल्दी गर्म होती है या ज्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन टू पानी। इसका मतलब पानी पे यहां पर जो आप देखोगे इन दिस एरिया ऑफ अरेबियन सी, ये एक हाई प्रेशर का जोन बनेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हवाएं जो बेसिकली यहां से गर्म उठ रही होंगी ऊपर, वो ऐसे आएंगी, ठंडी होंगी और यहां डिसेंड कर जाएंगी। तो बेसिकली ये हाई प्रेशर होगा क्योंकि हवा यहां पर डिसेंड कर रही है। सिमिलरली आप देखोगे ये गर्मी, ये बता रहा हूं मैं इन समर सीजन, ठीक है, ये हम देख रहे हैं इन समर सीजन क्या होता है। तो जब ये वाला एरिया ऐसे गर्म हो गया, ये लो प्रेशर बन गया, ये हाई प्रेशर बन गया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट ये जो हवाएं हैं ये चलने लग जाएंगी। कैसे, यानी ये जो हाई प्रेशर है, हवाएं ऐसे चलने लग जाएंगी, ये हवा चलेगी, ये हवा चलेगी, और ये हवा इंडिया में घुसने के बाद ऐसे मूव करती है, ये हवा ऐसे मूव करती है, ऐसे आती है हवा, ये पानी बरसाते हुए। तो बेसिकली क्या हुआ, ये हवा यहाँ पर क्या थी, हाई प्रेशर था। यहाँ जो हवा चली समुंदर के ऊपर से चलती है, समुंदर के ऊपर चलती है तो वो वहाँ समुंदर से मॉइस्चर उठा लेती है। भाई इवेपोरेशन होता है ना, भाई गर्म है तो पानी इवेपोरेट करेगा, और जब हवा पानी इवेपोरेट कर रहा होगा और हवा ऊपर से निकलेगी तो हवा क्या करेगी, उस पानी को कैप्चर कर लेती है और पानी को लेकर वो इंडिया में घुसती है। जब वो इंडिया में घुसेगी पानी को लेकर तो ये पूरे इंडिया में बारिश कर देती है, ठीक है, बारिश हो जाती है। इस तरह से बारिश होती है। लेकिन ये जो हवा है आगे चलती है, यहां पर उसको मिलते हैं अरावली हिल्स, अरावली हिल से टकरा जाती है और वहीं पर ये मानसून खत्म हो जाता है। ये होता है हमारा समर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है वो और समझ लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट थिंग फॉर टुडे, इन विंटर सीजन, अब इस विंटर सीजन में क्या हो रहा है वो जरा देखो। विंटर सीजन में क्या हुआ, क्योंकि अर्थ अब सर्दी आ गई है तो सन की रेस क्या है, इंडिया पे इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो होता क्या है कि जो अभी तक हीटिंग इस जगह पे हो रही होती है वो हीटिंग अब यहां पर नहीं होती है, ठीक है। यू विल फाइंड कि अब पानी जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है इन कंपैरिजन टू जमीन। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखना है, लैंड गेट्स फास्टर हीटेड एंड लैंड गेट्स कूल्ड जल्दी। तो ठंड में जमीन जो है अपनी वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। पानी उतना जल्दी ठंडा नहीं होता है, यानी कंपैरेटिवली पानी ज्यादा गर्म होता है। इसका मतलब सर्दियों में क्या होता है, ये जो अरेबियन सी का जो एरिया होता है ये लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, ये लो प्रेशर होता है। और हाई प्रेशर आपको चाइना और तिब्बत में यहां पर फॉर्म होते हुए दिखेगा, यहां हाई प्रेशर फॉर्म हो जाता है। तो हीट हवा कैसे चलेगी, फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। हवा कब चलेगी, जब प्रेशर में डिफरेंस होगा। प्रेशर में डिफरेंस आ गया, यहां हाई प्रेशर बन गया, यहां लो प्रेशर बन गया। कैसे बन गया भैया, जमीन जो है कंपैरेटिवली जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी जल्दी ठंडी नहीं होता है, पानी गर्म रह गया। पानी गर्म रहने से ये लो प्रेशर बन गया, क्योंकि पानी के ऊपर की हवा गर्म हो गई, वो हवा गर्म हो गई तो वो हवा क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। जब हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ पर प्रेशर बचा ही नहीं, तो ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। अब हवाएं जो हैं वो ऐसे चलना शुरू करती हैं, देखिएगा ये हवा अब ऐसे मूव करना स्टार्ट करती है, ये और ये। अब मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, देखिए जब ये हवा चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस हवा को नाम, देखिए इस हवा को नाम क्या देते हैं, मैं आपको बताना भूल गया। इस हवा को हम लोग नाम देते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, यही बोलते हैं। क्यों साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ से आ रही है और ये वेस्ट से आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड्स। और इसकी वजह से जो यहां पर मॉनसून होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, ठीक बात है।
यहां पर क्या हो रहा है, ये हवा कहां से आ रही है, ये हवा आ रही है नॉर्थ से और ईस्ट से आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं, क्या इनके पास कहीं से ऑप्शन है कि ये हवा जब चलेंगी तो क्या ये कहीं से पानी उठा सकती है? क्या नहीं, क्योंकि पानी है ही नहीं यहां पर कहीं। भैया ये तो इंडिया है, ऊपर तिब्बत है, फिर चाइना है, कोई समुंदर ही नहीं है। तो यहां पर इनको जब ये हवा चलती है तो इनको कोई इवेपोरेशन नहीं मिलता है रास्ते में। इवेपोरेशन नहीं मिलेगा तो ये पानी नहीं खींच पाती हैं। यहां पर क्या होता है, जब हवाएं ये चलती हैं तो जब यहां से चल रही होती हैं हवाएं ये, तो समुद्र में क्या होता है, इवेपोरेशन हो रहा होता है हर वक्त। पानी का इवेपोरेशन तो होगा ना, सन की रेस पड़ेंगी तो जब हवा इवेपोरेशन हो रहा होता है तो यही हवाएं जो होती हैं ये वाली, वो क्या करती हैं, उस मॉइस्चर को पकड़ लेती हैं और वो आगे बढ़ती हैं और पूरे इंडिया में बारिश कर देती हैं। लेकिन चूंकि यहां पर जो विंड चल रही हैं, ये हवाएं यहां पर इनके पास कोई पानी नहीं होता है, तो जब ये हवाएं चलती हैं ये एकदम ड्राई विंड्स होती हैं। ठीक है, दीज विंड्स आर ड्राई, सूखी है एकदम विंड्स ये। तो ये हवा जब चलती है तो इसको बोलते हैं शीतलहर, ठंडी हवाएं चलती हैं और ये चलती है इन दी मंथ ऑफ, आप देखोगे नवंबर एंड दिसंबर। तो कभी कभी आपको नवंबर दिसंबर के महीने में बारिश होती दिखती है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, या फिर ठंडी हवाएं चलती दिखती हैं। तो बेसिकली उसका रीजन होता है ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड्स। लेकिन अब जब ये हवाएं यहां से बहती हैं ओवर द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर उनको यहां पर कुछ मॉइस्चर पकड़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में पानी है, वो पानी इवेपोरेट होता है, वो पानी ऊपर उठता है, हवा ऊपर से निकल रही होती है, हवा पानी पकड़ती है और आगे निकल जाती है। जब वो आगे निकलती है तो यहां पर एक स्टेट है इंडिया का जिसको हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु को यहां पर बारिश हो जाती है। याद रखिएगा, पूरे इंडिया को बारिश होती है साउथ वेस्ट मॉनसून में, लेकिन साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से ये विंड्स चूंकि ऐसे निकल जाती हैं, तमिलनाडु को बिल्कुल भी बारिश यहां नहीं मिलती है। एंटायर मतलब देखो पूरा इंडिया को पानी मिलता है, पूरा इंडिया बरसात होती है साउथ वेस्ट मॉनसून से, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होती है। तमिलनाडु को मॉनसून कहां से मिलता है, नॉर्थ ईस्ट विंड से मिलता है, क्योंकि जब ये नॉर्थ ईस्ट विंड चलती हैं ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को उठा लेती हैं एंड दे गिव रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बच्चों कुछ ज्यादा मैंने नहीं समझाया है, आप लोगों को एक्सप्लेन मैंने बहुत किया है और सिंपल भाषा में कोशिश करी है, क्योंकि अगर अब आप पेज नंबर 28 एनसीईआरटी खोल के जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैराग्राफ लिखा है ना, एक बार पढ़ के देख लो आप, अब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज चीजें कितनी ब्लैंक हो जाती। देखिए क्या लिखा है, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस, मैं पढ़ रहा हूं सेकंड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 28, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक ड्यूरिंग विंटर। यानी ड्यूरिंग विंटर क्या हो रहा है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है। कोल्ड ड्राई विंड्स, मैंने बताया कोल्ड ड्राई विंड्स क्या कर रही हैं, ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया, ये है लो प्रेशर का एरिया। इन समर क्या हो रहा है, अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया, यहां पर लो प्रेशर हो जाता है ये पूरा, ठीक है, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो ये रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ यार, अभी तो हवाएं ऐसे चल रही थी लेकिन हवाएं अब ऐसे चलने लग गई, तो इट इज अ कंप्लीट रिवर्सल। और रिवर्सल को मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉनसून। यही वर्ड मैंने आपको यहां पर सबसे पहले लिख के भी दिया था, ये देखिए मॉनसून मतलब रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो बेसिकली यहां पर विंड्स का टोटल रिवर्सल हो जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए इवेंट ऐसे चल रही हैं लेकिन फिर समर के सीजन में टोटल रिवर्सल हो गया विंड्स के डायरेक्शन का, इस वजह से इसको हम लोग मॉनसून भी बोलते हैं। आई होप आपको ये एकदम चीजें क्लियर हो गई। मैं थोड़ा सा इसको एक्सट्रेच कर गया हूं लेक्चर को आज, रीजन उसका यही है कि क्या कर सकते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, वरना आप रटते रह जाओगे और चीजें इतनी पूछने को होती हैं कि आपको अब एटलीस्ट इतने लेक्चर के बाद, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमारा ये सारा पोर्शन कंप्लीट होता है। एक जेट स्ट्रीम्स का पोर्शन है, 3 लाइन में लिखा है एनसीईआरटी ने, 3 लाइन में, लेकिन भैया 3 लाइन में क्या समझ सकते हो, अब क्या होता है बताता हूं आपको। देखिए यहां पर जब हवा आती है, ये हवाएं ऐसे चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है ऊपर बहुत ऊपर चलती है बिल्कुल आसमान में। तो जेट स्ट्रीम समझिए, ये आपका दिख रहा है, दिस इज लेयर हिमालयाज, ठीक है, इमेजिन करिए ये जमीन है, ये हिमालयाज ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जेट स्ट्रीम आसमान में चल रही होती है, ऐसे चलती हुई आती है, ऐसे। तो जब यहाँ हिमालय से टकराती है तो एक विंग निकल जाता है, यहाँ हिमालयाज हैं, ठीक है, एक विंग टूट के ऐसे निकल जाता है टुवर्ड्स द हिंदू कुश चाइना,
और एक विंड एक अंदर आ जाता है इंडिया की तरफ। तो बेसिकली जो ऊपर सर्कुलेशन होते हैं, सबसे ऊपर, बहुत ऊपर आसमान में, उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, और वो जेट स्ट्रीम्स कुछ इस तरीके के होते हैं। तो आई होप ये भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर अभी और कुछ नहीं है। बाकी मैंने आपको, देखिए इसमें लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, तो वो यही है, देखिए सब ट्रॉपिकल। क्यों? क्योंकि ये जो जिस जोन में बह चलते हैं ना जेट स्ट्रीम्स, वो जोन कौन सा होता है? वो जोन होता है सब ट्रॉपिकल। ये वाला जोन होता है, देखिए सब ट्रॉपिकल। 27 डिग्री 30 डिग्री के आसपास आपको यहां पर ये विंड्स चलते हुए दिखेंगी, इसलिए उसको बोला जा रहा है एनसीईआरटी में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट से आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, वेस्ट से आ रही है और सब ट्रॉपिकल एरियाज में चल रही है, इस वजह से उसको बोला गया है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहां तक सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग अब इंडियन मॉनसून को पढ़ेंगे, ठीक है? इंडिया का मॉनसून अब समझना, हालांकि मैं आपको इंडिया का मॉनसून बहुत हद तक समझा चुका हूं। कल भी मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो इंडिया का मॉनसून थोड़ा सा डिटेल में होगा, लेकिन यही होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इंडिया में मॉनसून कुछ इस तरीके से आएगा। और फिर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज एल नीनो, ला नीना, एनसो। इन सब फैक्टर, इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है? और भारत में किस तरह से सर्दी आती है, गर्मी आती है, इन चीजों को भी हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। लेक्चर लंबा था मुझे पता है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। मैं अगर इसको 3 पोर्शन में पढ़ाता तो इसका लिंक टूट जाता है ना। मैं उसको रोक नहीं सकता था कहीं बीच में। आपको लग रहा है कहीं रोक सकते थे लेक्चर को? नहीं रोक सकते थे। एक लिंक ये पूरा बना हुआ था, वो लिंक कंटिन्यू करना पड़ा। ऑलराइट, समझ में आ गया? चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर लंबा है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। जरूर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास होता है वो बताइएगा। और टाइटैनिक वाला आंसर मैं देखना चाहता हूं आप लोग कैसा बताते हो। टाइटैनिक क्यों डूबा था और आइसबर्ग क्यों नहीं दिखा था, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बच्चों, मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।